नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज अंबेडकर जयंती है। आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कल शाम के वीडियो में भी मैंने बताया था, आपने खबर भी पढ़ी ली होगी कि किस तरह से ईडी ने अब यंग इंडिया लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड केस में 700 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम उनसे जुड़ा है, क्योंकि 38% हिस्सेदारी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उनकी है, जो नेशनल हेराल्ड अखबार को आज की डेट में ओन करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ सीज करने का भी मेनली यही कारण है कि इन दोनों का नाम उन प्रॉपर्टीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। खैर, वो मैंने कल आपको बता दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश या समझने की कोशिश करते हैं कि टाइमिंग चली समझ में आता है कि अधिवेशन, गुजरात अधिवेशन के बाद खलबली थी, और ये भी समझ में आता है कि बिहार चुनाव सामने है। ऐसे में और कोई दाव लग नहीं रहा। कांग्रेस जिस तरह से एकदम से बिहार में खड़ी हुई है और चौथी बराबर की पार्टी खड़ी हो गई है, तो ऐसे में बीजेपी को एक बात समझ में आ रही है कि आरजेडी और मजबूत कांग्रेस यानी कि विनिंग फॉर्मूला, साथ में लेफ्ट, और जेडीयू में जिस तरह से नीतीश कुमार की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, उनकी इमेज दिन पर दिन खराब हो रही है, बीजेपी को लग रहा है कि उनके लिए बोझ बन रहे हैं। तो ऐसे में सामने मजबूत कंटेंडर है, हार तो तय है। तो एक भ्रष्टाचारी इमेज, एक दाव बचता है बिहार में, सिर्फ ये बचता है कि भाई ये भ्रष्टाचारी है, और कुछ मुद्दा है नहीं। क्योंकि जब नौकरी देने की बात आती है तो तेजस्वी अपना जो उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल था उसको गिनाते हैं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी थी, और चीज़ें जो है वादा खिलाफी पे सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं तेजस्वी और कांग्रेस वाले। इतने साल से नीतीश और बीजेपी राज कर रही हैं प्रदेश में, एंटी इनकम्बेंसी है। तो एक मुद्दा बचता है कि इन्हें भ्रष्टाचारी कह दो। अब भ्रष्टाचारी में लालू प्रसाद यादव का तो नाम आ जाता है कि चलिए चारा घोटाला, लेकिन कांग्रेस को कैसे करें? तो कांग्रेस के लिए ये ईडी का वही पुराना मामले में फिर से एक नया पैंतरा चल के राहुल गांधी को, एक सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी इमेज में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ईडी के जो ये नोटिस है जिससे प्रॉपर्टी सीज करने की शुरुआत की जाती है, इससे काम चल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इतना काफ़ी है। जब भी ईडी का जिक्र आता है तो होता क्या है, क्यों नेता लोग जो है ईडी के डर से, ईडी की फाइल के डर से या तो बीजेपी के साथ कूद पड़ते हैं या उनके सहयोगियों के साथ, तो इसलिए कि जेल जाने का डर रहता है। लेकिन क्या इस मामले में ईडी ने इतने घंटों की पूछताछ की, क्या अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी दोनों में से किसी एक को भी जेल में डालने की हिम्मत कर पाएगी? क्या ये सरकार इतना बड़ा रिस्क ले पाएगी? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकली इतने नासमझ हैं बीजेपी में लोग कि इतना बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन मजबूरी यह है कि बीजेपी की कि सिर्फ आरोप लगने से कुछ नहीं होता, कुछ कंक्रीट करना पड़ेगा। क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था, कपिल सिब्बल जैसे नेता कांग्रेस के इसमें बचाव में आ गए, सहयोगी सारे कांग्रेस के बचाव में आ गए। लेकिन कुछ सहयोगी ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से खार खाए बैठे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं कि ये तो साफ केस है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं। अब अगर केजरीवाल की पार्टी ऐसे आरोप लगा रही है तो एनडीए में भी कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आप सिर्फ आरोप ही लगा रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ईडी बाकी सब में तो कार्रवाई करती है। तो ऐसे में अब बीजेपी फंस गई है। अब क्या करेगी? जेल में डालेगी दोनों को तो मुसीबत, नहीं डालती तो मुसीबत। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक आसान तरीका ये है बीजेपी के पास या सरकार के पास खेल खेलने का, कि फिर से क्यों ना पूछताछ का दौर शुरू किया जाए और किसी उस पर जमानत कैंसिल कराने की कोशिश की जाए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। वैसे सरकार के लिए मुश्किल नहीं है राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जमानत याचिका कैंसिल करवाने की, जमानत जो मिली हुई है, क्योंकि कितने नेताओं को तो जमानत तक नहीं होने देती है सरकार। कई ईडी के पास तो कई हथियार हैं। तो जमानत अगर कैंसिल नहीं करानी तो कम से कम पूछताछ का बहाना था, पूछताछ के बहाने एक देश को मैसेज दिया जाए कि नहीं, सरकार कुछ कर रही है, एक हवा बनाई जाए। जैसे पहले ईडी ने जब पूछताछ की थी दोनों से, तब एक हवा बनाई थी ना इस देश में
सब गोदी मीडिया ने, अंधभक्तों ने, ट्रोलर्स ने, आज गिरफ्तार होंगे राहुल गांधी, कल गिरफ्तार होंगे, सोनिया जाएगी जेल, सोनिया को नहीं मिलेगी बेल, ऐसे से चले थे ना। फिर से एक बिहार चुनाव के आसपास कुछ इसी तरह का बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती होगी इस सरकार की अगर ऐसा करेगी। कांग्रेस अभी ऊपर उठने की कोशिश कर रही, कांग्रेस में एक नया जोश है। अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने फिर अपने दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया तो ये तय मानिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, और कांग्रेस सड़क पर उतरेगी मतलब कांग्रेस और मजबूत होगी। मुझे लगता है आज की डेट में राहुल गांधी तो ये चाह रहे होंगे कि उन्हें बुला लिया जाए, ईडी उन्हें बुलाए, पूछताछ के लिए बुलाए। वो तो ये भी कहेंगे कि गिरफ्तार करना है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं राहुल गांधी पे हाथ डालना मतलब कांग्रेस को एकदम से, जैसे कह रहा हूं कि सांप के बिल में हाथ डालने वाला जैसा बात हो जाएगा। जैसे सांप एकदम से खड़ा हो जाता है, कांग्रेस पूरे देश में खड़ी हो जाएगी। जो कांग्रेस अभी भी कुछ झिझक रहे हैं, कुछ लोग मुश्किलात आ रही हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर हाथ डालने से वो एक ऐसा करंट का काम करेगी जिस करंट को ये बीजेपी नहीं झेल पाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ईडी ने कार्रवाई तो कर दी। अब जाहिर सी बात है ईडी ने खुद तो की नहीं होगी, सरकार से जब ऊपर से इशारा आया होगा तभी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन अब दरअसल सरकार भी फंस गई, ईडी भी फंस गई। कुछ ना करो तो खुद पे सवाल उठते हैं, कुछ करो तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है, कांग्रेस को एक संजीवनी मिल जाती है। अब इस दोराहे पे खड़ी सरकार ये मजबूर हो जाएगी कि भाई बिहार का चुनाव अगर सिर पे नहीं होता तो शायद धीरे धीरे ये चीज़ें होती। बिहार का चुनाव सिर पे खड़ा है, भ्रष्टाचारी का कुनबा ये साबित करना है, लेकिन करे कैसे, क्या करें? आगे कुआं है, पीछे खाई है। तो इस कुएं खाई में कहते हैं ना को, वो जल्दबाजी में जो गरम गरम खाने की कोशिश करता अक्सर उसकी जीभ जल जाती है, मुंह जल जाता है। वो मुंह जलाने वाला काम ईडी ने इस मामले में किया है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी को लपेटने के चक्कर में ये जो संपत्ति, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति सीज करने की जो कार्रवाई शुरू की है। कपिल सिब्बल ने कल शाम के, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरह से वो मानते हैं कि कांग्रेस को फाइनेंशियली कमज़ोर करने की साजिश है और डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उन्होंने बताया। बात सही है कि डेमोक्रेसी में चुनाव सबसे बड़ा आपके पास हथियार है, जिससे जो है आप सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में जो है उसको बेदखल करना चाहते हैं। और चुनाव, ये भी बात किसी से छुपी नहीं कि आज की डेट में एमपी का चुनाव तो छोड़िए, सरपंची का चुनाव भी इतना महंगा हो गया है लड़ने के लिए कि आज की डेट में अगर कोई अच्छे राज्य हैं वहाँ पर सरपंच का चुनाव 50-60 लाख का पड़ जाता है। तो एमपी का चुनाव कितना बड़ा, और अगर किसी पार्टी के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से अच्छे उम्मीदवार लाएगी? अच्छा उम्मीदवार कभी पैसे वाला नहीं होता, क्योंकि जो पैसा लगाएगा अपना वो ईमानदार नहीं रह पाएगा, क्योंकि भाई घर फूंक के तमाशा तो कोई नहीं देखता। तो ये एक सही में कपिल सिब्बल ने कहा कि जो डेमोक्रेसी पे एक कुठाराघात है, उस बिल्कुल सही है। साम दाम दंड भेद सब तरह के हथकंडे अपना कर किसी भी तरह से कांग्रेस को ऊपर ना उठने दिया जाए, इसी कोशिश में सरकार लगी रहती है। हालांकि बातें रीजनल पार्टीज़ को भी बड़ी बड़ी करती है, लेकिन रीजनल पार्टीज़ को लेके कभी आपने इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी होगी। कभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हों, कभी आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हों, कभी आपने देखा कि डीएमके के अकाउंट फ्रीज कर दिए, कोई भी और पार्टी है। हाँ, उनके नेताओं को ईडी की फाइलों के दिखा दिखा कर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी को अपने पाले में कर दिया जाता है, वो अलग चीज़ है। या तो पार्टियां तोड़ दी जाती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन पार्टी को ही ख़त्म करने की कोशिश इस तरह से की जाए, ये किसी और के साथ आपने नहीं देखा होगा। और मुझे लगता है जैसे हर बार कांग्रेस निकल के बाहर आई है और मजबूत होकर आई, इस बार मुझे लगता है डबल मजबूत होकर बाहर निकलेगी। नमस्कार।